सुधांशु त्रिवेदी जी, जयराम रमेश जी से लेकर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता प्रश्न पूछ रहे हैं साइप्रस से लेकर हर मुद्दे पर, और उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि कूटनीतिक रूप से मौजूदा सरकार में विदेश नीति हमारी फेल हो गई है। अब आपको इसको डिफेंड करना है, आपको डिफेंड करना है, समझाना है कि कैसे नहीं फेल हुई है। ट्रंप से पहली बार आमना सामना होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। आप ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, इसलिए मैं खत नहीं कह रही हूं, लेकिन इसके बाद पहली बार आमना सामना होगा, द्विपक्षीय हो ना हो। ट्रंप तो बार बार कह रहे हैं कि मैंने युद्ध रुकवाया। मतलब ये तो एक रियल प्रॉब्लम है ना, रियल टाइम प्रॉब्लम है आपके लिए। देखिए, जहां तक विदेश नीति की बात है, तो जिनको भारत की हर सफलता में असफलता विगत 11 वर्षों से नजर आती रही, और अंजना जी मैं ये भी कहूंगा जिनको भारत की हर स्वाभिमान और गर्व के प्रतीक में कोई समस्या नजर आती रही, वो कांग्रेस पार्टी का नजरिया ऐसा है, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। मैं उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं, साइप्रस भारत, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक प्रमुख हिस्सा है, जिसमें इजराइल भी शामिल है। चूंकि मिडिल ईस्ट के देश अब अच्छी तरह समझ रहे हैं कि तेल का खेल अगले 20 वर्षों में समाप्त होने वाला है, इसीलिए आपने देखा होगा सऊदी अरब में भी एक अलग प्रकार का स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो रहा है। यूएई अपने को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर रहा है, इसीलिए यूएई ने इजराइल को मान्यता तक दे दी थी, सऊदी अरब मान्यता देने जा रहा था, और इसीलिए उस समय इजराइल पे ऊपर हमास से अटैक कराया गया, जिसमें क्योंकि इस्लामिक वर्ल्ड में ईरान और टर्की एक अलग पोल है, सऊदी अरब और यूएई एक अलग पोल है। तो यह आपस की उनकी लड़ाई थी, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर भारत यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनता है, जिसमें इजराइल भी साथ में आता है, तो उससे सिर्फ भारत का ही विकास नहीं, इन देशों का भी विकास होगा, उनकी यूरोप के साथ सीधी कनेक्टिविटी बनेगी। परंतु इतना बड़ा मुद्दा, मैं याद दिलाना चाहता हूं दर्शकों को, अंजना जी, ये वो लोग हैं जो कहते थे आज से 30 साल पहले राम मंदिर के मुद्दे के समय, जिस दिन राम मंदिर बनेगा तो मिडिल ईस्ट के देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे। हम सब ने बचपन में खूब सुना है। आज क्या है, राम मंदिर भी बना है और भारत मिडिल ईस्ट कॉरिडोर बन रहा है यूरोप के साथ। मोहम्मद बिन सलमान G20 के बाद एक दिन एक्स्ट्रा भारत में रुक के गए, किस पे? ट्रेड पे वार्ता करने के लिए। साइप्रस का जो मुद्दा है, नॉर्दर्न साइप्रस, जिस जंग से टर्की ने कब्जा किया हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ा संदेश है टर्की के लिए। और एक और बात समझिए, जो ईरान पे अटैक हुआ है इजराइल का, अब टर्की के सामने बड़ी दुविधा है कि उसको अगर लॉजिस्टिक सपोर्ट देनी है तो पहले ईरान को दे कि पाकिस्तान को दे। ईरान तो एकदम उसके दरवाजे पे है और उसको ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। जहां तक भारत की कूटनीतिक दक्षता की बात है, तो मैं पुनः सिर्फ एक बात कह देना चाहता हूं, क्योंकि आजकल डिफेंस के बातों का ही विचार अधिक चल रहा है। क्वाड की भी बैठक होने वाली है, और होपफुली शायद क्वाड की बैठक में डोनाल्ड ट्रंप भारत में आ सकते हैं, भारत में बैठक हो सकती है इस साल के अंत में। हम क्वाड के मेंबर हैं, इसके बावजूद रशिया ने अपना S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम हमको दिया था, जो किसी को नहीं दिया है, और उसके बावजूद S-400 लेने के बावजूद अमेरिका ने हम पे प्रतिबंध नहीं लगाया था। दिस इज पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, S-400 लेने के बावजूद अमेरिका ने हमको प्रीडेटर ड्रोन देने का कॉन्ट्रैक्ट किया, जो किसी भी नाटो कंट्री के बाहर किसी को नहीं किया है। अब अगर इसके बाद भी किसी को न समझ में आए कि भारत ने अपनी किस प्रकार की कूटनीतिक दक्षता आत्मरक्षा के लिए प्रयोग की है, तो मुझे लगता है कि उन लोगों की दृष्टि के बारे में देश की जनता पूरी तरीके से समझती है। ठीक है, ट्रंप के दावे को विघ्न संतोषी दृष्टि, वो है उनकी। ट्रंप के दावे को हम कैसे काउंटर करेंगे, इस पर मैं लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से जवाब लेने के लिए। लेकिन अभय दुबे जी, क्या आपको नहीं लगता है कि ये G7 और ये साइप्रस का दौरा भारत के नजरिए से वाकई पावर पंच है, जो उसका महत्व है? हम बताते हैं, 23 साल तक अगर हमें इस दोस्ती की कीमत समझ में आ रही थी, 23 साल तक कोई भारतीय प्रधानमंत्री साइप्रस क्यों नहीं जाता है? अब सवाल है कि तुर्की पाकिस्तान के संबंधों की अगर आप देखें पूरी जो प्रतिक्रिया है, क्योंकि साइप्रस भूमध्य सागर और यूरोप तक पहुंचने के लिए अहम है। भारत के नजरिए से आप देखिए, EU का मेंबर है, अगले बार अध्यक्ष बन सकता है। साइप्रस तुर्की पाक संबंध की काट सबसे बड़ा इंडिया के लिए बन सकता है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर इससे मजबूत होगा। इसी के साथ साथ अगर वो EU का अगले साल अध्यक्ष बनने वाला है, तो कितना इंपॉर्टेंट है। वहीं G7 में भी हम जा रहे हैं, सभी ताकतवर देश वहां पर रहेंगे, तो जाहिर तौर पर पावर पंच है या नहीं है ये आपकी नजर में? अंजना जी, एक प्रसिद्ध कहावत है, यू नेवर वेंचर आउट
बिफोर इंश्योरिंग योर होम सेफ्टी। घर में क्या हाल किया आपने प्रधानमंत्री जी? सार्क देशों की क्या स्थिति है? 2016 के बाहर, लगभग सार्क से बाहर हैं आप। अभी 6 और 7 जुलाई को जो ब्रिक्स का सम्मेलन ब्राजील में होने वाला है, आप लोगों को यह बात समझ में आनी चाहिए कि वहां रशिया और चाइना पाकिस्तान के स्थायी सदस्यता की मांग करने वाला है। किस दुनिया में खोए हुए हैं आप? देखिए, इस जो एशिया पैसिफिक पूरा जो जियोपॉलिटिक्स है वो सिमट कर यहां क्यों आ गई? क्योंकि चीन के बढ़ते रवैये को देखते हुए अमेरिका उसको रोकना चाहता था। हाँ, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने हमको इस कारण यहां पर, जैसे क्वाड की अभी बात कर रहे थे, क्वाड में हमको क्यों शामिल किया? क्योंकि इंडियन ओशन से 3.5 ट्रिलियन डॉलर का बिजनेस ट्रेड चाइना का होता है। वहां पर उसके खिलाफ हमको खड़ा करना चाहता था, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 20 जनवरी 2025 के बाद हमको नकार दिया। अब पाकिस्तान, जो 3 बड़े विश्व के देश हैं, चाइना का, रशिया का और अमेरिका का, तीनों का खास बना हुआ है। हमारी परिस्थितियां क्या हो गई? आपको ऑपरेशन सिंदूर में आपको समझ आना चाहिए। अभी भी आप साइप्रस की बात कर रही हैं और टर्की की बात कर रही हैं। साइप्रस 9000 स्क्वायर किलोमीटर में बसा हुआ है और वो 7.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर में टर्की है। उसकी पॉपुलेशन 9 करोड़ है, इसकी 12 लाख है। ये कंपैरिजन मत कीजिए। कंपैरिजन ये कीजिए कि आज हमारी स्थितियां क्या है। आज हमको जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे पैरों के तले जमीन क्यों खसक गई? इसलिए खसक गई कि हमारी वॉर की प्रिपेयर्डनेस नहीं थी। इसलिए खसक गई कि जो चीन ने पाकिस्तान के साथ किया है। आप ये देखिए, 2019 के बाद से पाकिस्तान के साथ वो काराकोरम में संयुक्त युद्धाभ्यास कर रहा था। उसकी वेस्टर्न थिएटर कमांड में चीन के अधिकारियों को अरुणाचल प्रदेश की तरफ डिप्लॉय किया उसने, ताकि वो चाहता है कि वो चीन खुद युद्ध न लड़े और पाकिस्तान को अधिकार संपन्न करता रहे। ठीक है। J-10C और PL-15 क्या हुआ है पता है? हमारी जो, सुनिए ना, एक आखिरी बात कहनी दीजिए। आईसा रडार है जो राफाल में नहीं लग सकती, उस आईसा रडार ने हमारे राफेल को ब्लॉक किया उनकी मिसाइल्स ने, और हमारे साथ वो हादसे हुए। हम कब सीखेंगे? हम कब सीखेंगे ये कि हम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में हमने तैयारी नहीं की? 2019 के बाद चीन ने पाकिस्तान की तैयारी कराई, आप आंख बंद करके बैठे रहे। आपने इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट सिस्टम को पढ़ा ही नहीं, जानने की कोशिश ही नहीं की। हम बहुत पिछड़ गए इस दृष्टिकोण से। ठीक है, हमको इक्विप्ड होना चाहिए। इसका जवाब तीन बड़े आरोप है। वो कह रहे हैं, एक तो हम वॉर के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, हम युद्ध के लिए तैयार नहीं थे, हमने अपने आप को एडवांस जो सॉफ्टवेयर के जरिए जो आजकल युद्ध लड़ा जा रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के जरिए लड़ा जा रहा है, उसमें आपकी तैयारी जीरो थी। और फिर तीसरी हस्तक्षेप की। लेकिन साइप्रस को जब आप इतना छोटा और इनसिग्निफिकेंट कंट्री बता रहे हैं, तो ऐसे में आपका पोस्ट भी उस पर आता है, आप अडानी को भी ले आते हैं, नेहरू युग में भी जाते हैं, तो इसकी क्या वजह थी अभय जी? अंजना जी, देखिए, ये बताने की जब कोशिश की जा रही ना कि प्रधानमंत्री की बड़ी सफलता, तो प्रधानमंत्री जी की 11 साल में जो असफलता है ना, प्रतिशोध की राजनीति की। सिर्फ इंडियन डायस्पोरा को विश्व भर में एड्रेस करके कांग्रेस को बदनाम किया गया। मैं पूछना चाहता हूं, विश्व का एक देश तो बता दीजिए आप। आसियान, एक सेकंड, आसियान अमेरिका ने बनाया, क्या स्थिति है आसियान की? FTA 2001 से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाइना कर रहा है। ये जो जापान और साउथ कोरिया की बात कर रहे हैं, वो तब इकोनॉमिकली इंक्लाइंड है। और अभी ये कह रहे थे ना कि वो सारे, एक सेकंड, आखिरी बात, सिर्फ आखिरी बात, चाइना ने यूनाइटेड नेशंस में 193 कंट्रीज हैं शामिल, 151 के साथ रोड बेल्ट इनिशिएटिव पर काम कर रहा है, इकोनॉमिकली इंगेज किया जापान और साउथ कोरिया देश जैसे देशों को। ये क्या बात कर रहे हैं? क्वाड में हमारी स्थिति क्या है? आने वाले वक्त में समझ में आ जाएगा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। आपको जवाब दीजिए उनके 3-4 बड़े आरोप। देखिए, युद्ध के लिए तैयार नहीं थे, वहां से शुरू कीजिए। मैं बिल्कुल बड़ी मजेदार बात ये लोग करते हैं, युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। हमारी सरकार आने से पहले जितना डिफेंस का प्रोडक्शन होता था, आज 1,23,000 करोड़ रुपए का डिफेंस प्रोडक्शन होता है। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, हमारे इंजीनियर्स में, साइंटिस्टों में क्षमता नहीं थी, ऐसा नहीं है। कांग्रेस के रिजीम में भी हम सैटेलाइट बनाते थे, तो फाइटर प्लेन क्यों नहीं बनाते थे भाई? कांग्रेस के रिजीम में हम मिसाइल बनाते थे, तो असॉल्ट राइफल क्यों नहीं बनाते थे? मैं चुनौती से पूछता हूं, बताएं असॉल्ट राइफल कहां बनती थी भारत में? बनाना नहीं चाहते थे, इसका मतलब, ताकि बाहर से खरीद फरोख्त होती रहे हथियारों की और उसमें जो कुछ चलता है वो चलता रहे।
इसीलिए आज की डेट में भारत के अंदर जो आत्मनिर्भरता आई है, वो सबसे ज्यादा बड़ा परिवर्तन यदि किसी क्षेत्र में मोदी जी की सरकार आने के बाद हुआ है पिछले 10 सालों में, तो वो डिफेंस प्रोडक्शन के क्षेत्र में हुआ है। और मैं विनम्रता से परंतु दृढ़ता के साथ चुनौती देकर पूछता हूं, बताइए 2004 से 14 के बीच में कोई डिफेंस डील हुई हो? नेम ए सिंगल डिफेंस डील। नो, सिर्फ वीवीआईपी चॉपर डील और टाटा ट्रक डील, बस, और कुछ नहीं। 9 से 14 के बीच में एक लाइन का खरीद तक नहीं की गई किसी भी डिफेंस के मामले के ऊपर। और इस वजह से स्थिति, इन लोगों ने तो पूरी कोशिश की थी अंजना जी, रफाल ना खरीदा जा सके उसके लिए जमीन आसमान के कुलाबे एक किए थे, कोर्ट तक गए थे। S-400 की खरीद के ऊपर जो हमारे लिए बहुत बड़ा सुरक्षा कवच बना, उसके ऊपर क्या क्या सवाल नहीं उठाए थे जाकर। तो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को रोकने के लिए जिस प्रकार की आंतरिक राजनीति भारत में हुई, वो बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, जहां तक विदेश की आप बात करने का प्रयास करते हैं महोदय, तो मैं बता देना चाहता हूं, किसी देश की हैसियत उसकी संख्या से नहीं नापी जाती। आपको पता है 6 डेज वॉर में 1967 में 5 से 11 जून 1967 तक इजराइल ने कितना कब्जा किया था? अकेला इजिप्ट का सिनाई डिजर्ट कब्जा किया था, जो अकेला इजराइल के कुल एरिया का 4 गुना था। वेस्ट बैंक उस जमाने में कब्जा किया, उसके बाद सीरिया का गोलान हाइट कब्जा किया, उसके बाद जो जिसको आप गाजा स्ट्रिप कहते हैं तब कब्जा किया, जॉर्डन रिवर का वेस्ट बैंक कब्जा किया। यही समस्या है, ये किसी भी को कोई चीज को एसेस ही नहीं कर पाते हो। मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, रशिया यूक्रेन वॉर के समय ये लोग आरोप लगा रहे थे ना कि हम खुल के यूक्रेन के साथ नहीं खड़े। आज मैं पूछना चाहता हूं, आज अगर रशिया से, इनके जमाने की लीगेसी है कि 2/3 हमारा जो डिफेंस का इनपुट है वो रशियन हथियारों का है, अगर वो सप्लाई लाइन रुकती तो क्या होता? मैं पूछना चाहता हूं दर्शकों से, ये कहना चाहते थे ना इजरायल और हमास के मामले में फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े हो जाओ, प्रियंका गांधी फिलिस्तीन का बैग लेके आई थी। आज मैं पूछना चाहता हूं, आज इस वॉर के समय में इजराइल की हमें जरूरत है या फिलिस्तीन हमारे लिए कुछ कर सकता है? जवाब दे के जाएं अभय जी, उसके बगैर न जाएं। और मैं बता रहा हूं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इजराइल का हाइफा एयरपोर्ट सेंटर पॉइंट है, सॉरी जो हाइफा पोर्ट वो सेंटर पॉइंट है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर का। अब पूछिए, हमास हमारे लिए उपयोगी है या इजराइल उपयोगी है आज की डेट में? यही इनके साथ समस्या। और जहां तक चीन के बारे में बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ एक बात कह देना चाहता हूं, वैसे शंघाई कॉर्पोरेशन की मीटिंग में रक्षा मंत्री जी भी जा रहे हैं इसी 25, 26, 27 तारीख को। मगर बहुत से दर्शकों को याद ना हो तो अंजना जी मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये चाइना लोगों को लगता है ना परमानेंट सीट। अरे चाइना को 1974 तक यूएन में मान्यता नहीं प्राप्त थी, 1974 में चाइना को मान्यता प्राप्त हुई है। और तब इनके नेता जवाहरलाल नेहरू जी बांडुंग कॉन्फ्रेंस में 1955 में इंडोनेशिया में वीटो किए थे। उन्होंने धमकी दी कि अगर चीन को नहीं बुलाओगे तो मैं बाइकआउट कर दूंगा। जब चाइना के जी 74 में, हेलो, नहीं 1955 में बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुई इंडोनेशिया की, जिसमें चीन को बुलाया नहीं गया क्योंकि उसको देश के रूप में मान्यता नहीं दी जा रही थी, क्योंकि उस समय चीन में रिवोल्ट हुआ था और आज की जो कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता नहीं थी, ताइवान को थी। तो नेहरू जी ने सिर्फ ये नहीं कहा कि बुलाओ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कि अगर चीन को नहीं बुलाओगे तो मैं बाइकआउट कर दूंगा। और 74 में जाके चीन को मान्यता मिली है। क्या आप गजब की बात करते हैं। और ये भी बताना चाहता हूं, 1986-87 तक हम और चीन बराबर थे लगभग इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मामले में। तो बाकी सारी बातें अपनी जगह हैं। हाँ, एक बात मैं जरूर कह दूं, जो ट्रंप के बयान पे ट्रंप को कैसे टैकल करेंगे सर, इस पे भी बताइए ना सर। एक सेकंड सुधांशु जी, हम ट्रंप को कैसे टैकल करेंगे? अनुराग जी इसके बाद आ रही हूं, ट्रंप को कैसे टैकल? हाँ अंजना जी, मैं बिल्कुल आपके दर्शकों के संज्ञान के लिए पूछना चाहता हूं, अगर ट्रंप के बयान पे भरोसा करो तो ट्रंप ने तो कहा कि न्यूक्लियर वॉर होने वाली थी और हमने तो न्यूक्लियर क्राइसिस को अवॉइड किया है। तो कहते नहीं, ट्रंप के बयान के इस वाले हिस्से पे हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ने कहा है कि न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट जैसा कुछ भी नहीं था। तो फिर भारत सरकार के बयान पे भरोसा कर लो, क्योंकि भारत सरकार ये भी कर रही है मध्यस्थता नहीं था। नहीं, भारत सरकार के मध्यस्थता वाले पोर्शन पे हमें भरोसा नहीं करना है, हमें भारत सरकार के दूसरे वाले पोर्शन के भरोसा करना है, और ट्रंप के दूसरे वाले पे नहीं करना, पहले वाले पे करना है। ये जो देखने का नजरिया है, ये दर्शाता है कि भारत की अप्रतिम विजय और शौर्य में भी किस प्रकार से कोई, जिसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, काला टीका लगाया जाए ताकि उसमें लग सके कि कोई कमी दिख सके, ये उस दूषित दृष्टि से प्रभावित। ठीक है।